ठीक ना। और उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होगी, इन सारी चीजों पर हम लोग पिछले दिन तक बात कर चुके थे। आपको अंतिम में ये बताया था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश किसी कोण थीटा पर प्रवेश करती है तो उस थीटा से उसका दो वेग का कंपोनेंट होता है, एक भी कॉस थीटा और एक भी साइन थीटा। जो भी कॉस थीटा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होगा और जो भी साइन थीटा होता था वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता था। तो भी कॉस थीटा वेग से एक नियत वेग से ये आगे बढ़ रही थी और भी साइन थीटा के कारण वृत्तीय पथ पर भी घूम रही थी और फाइनली एक पेचादार हेलिकल पाथ पे आवेश मूव कर रहा था। अब अगर मान लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ अब विद्युतीय क्षेत्र भी क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या अप्लाई किया जाए, विद्युतीय क्षेत्र भी अप्लाई किया जाए। तो इसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स। ठीक ना, इसको पढ़ते हैं LORENTZ। ठीक ना, लॉरेंज फोर्स। ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि क्या होता है लॉरेंज बल। ठीक ना, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में एक साथ गमन करती है तो उस पर दोनों तरह के बल आरोपित होंगे, चुंबकीय बल भी और विद्युतीय बल भी। इसी दोनों बल का जो युग्म होता है यही क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि मान लीजिए क्या कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र का। एक चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युतीय क्षेत्र बनाते हैं मान लो ये, और इसमें कोई सा चुंबकीय क्षेत्र भी हो और कोई सा विद्युतीय क्षेत्र भी हो। तो मान लो ये है तुम्हारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी, और इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा भी मान सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसा, मान ले रहे हैं हम तत्काल, आप भी मान लें। देखिए ये कॉम्बिनेशन है किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ऐसे। मान लो कि इसमें अगर हम कोई आवेशित कण रखते हैं प्लस क्यू, तो तुमको पता होगा प्लस क्यू अगर इस पर हम आवेशित कण रखते हैं और इस आवेशित कण को हम ऐसे इस वेग v से हम ऐसे यहां से मूव कर रहा है, तो अगर ये आवेशित कण स्थिर रहेगा तो इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये गतिमान है, और गतिमान है तो इसका वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो आपको मैं कभी पहले बताया हुआ हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करिए कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में QE बल का अनुभव करता है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो है सो एक बल का अनुभव करेगा जो परिमाण में QE के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रहा है, उसको माइनस QE लिखते थे। अब देखो कि अगर इस पर आवेशित कण पर अगर हम लोग माने कि आवेशित कण पर जो है, आवेशित कण पर आरोपित विद्युतीय बल, आवेशित कण पर आरोपित विद्युतीय बल का अगर हम लोग बात करें तो ये विद्युतीय बल जो होगा, ये विद्युतीय बल जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं F इलेक्ट्रिक। ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने के बराबर में होगा, QE के बराबर में होगा। बल वेक्टर है तो इसकी दिशा वही होगी जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए कि अगर इस आवेशित कण पर हम लोग बात करें, इस आवेशित कण पर अगर हम लोग बात करें चुंबकीय क्षेत्र का, आवेशित कण पर चुंबकीय बल, कि इस आवेशित कण पर चुंबकीय बल कितना लग रहा है, तो ध्यान देना ये आवेश है Q, ये चुंबकीय क्षेत्र है B, और कोण कितना बना रहा है, थीटा। तो आपको हम बोले हैं कि F मैग्नेटिक जो हम लोग लिखेंगे, F मैग्नेटिक ये कितना लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं QVB साइन थीटा, या फिर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं क्या, कि जो F मैग्नेटिक होगा आपका, ये F मैग्नेटिक कितना होगा, Q इंटू V क्रॉस B के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि दोनों बल वेक्टर है, F मैग्नेटिक भी वेक्टर और F इलेक्ट्रिक भी क्या, वेक्टर। तो अगर हम लोग बात करें कि इस आवेशित कण पर कुल आरोपित बल या परिणामी बल, इस आवेश पर अगर हम लोग परिणामी बल का बात करें
तो आवेश पर आरोपित परिणामी बल जो होगा, आवेश पर आरोपित परिणामी बल जो होगा, आरोपित परिणामी बल का हम लोग बात करें कि इस आवेश पर कुल परिणामी बल कितना लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफ नेट। और ये एफ नेट बराबर होगा किसके, एक तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, विद्युतीय बल लग रहा है, और दूसरा साथ साथ में क्या लग रहा है, इस पर चुंबकीय बल भी लग रहा है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, एफ मैग्नेटिक बोले हैं। बात समझ में आ रहा है? ये देखो कि ये एफ इलेक्ट्रिक भी वेक्टर और ये एफ मैग्नेटिक भी क्या, वेक्टर। अब ध्यान देना कि ये एफ नेट अगर हम लोग लिखें, अगर हम लोग एफ नेट लिखें तो ये एफ नेट एफ इलेक्ट्रिक का भी पीछे कितना लिखे हैं, क्यू ई के बराबर में, और प्लस एफ मैग्नेटिक कितना लिखे हैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर में। बात समझ में आ रही है? देखिए दोनों में से जब क्यू हम लोग कॉमन लेंगे तो एफ नेट जो निकल के आएगा, क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस कितना, बी, और इसी परिणामी बल को जो है सो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। इसी परिणामी बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। मतलब कोई आदमी पूछे कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बोला कि जब किसी आवेश को आप चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र में भी एक ही समय पर गति करेगा, मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र कंबाइंड है, तो इस कंबाइंड क्षेत्र में जब गति करेगा तो ये आवेश दो तरह का बल का अनुभव करेगा। एक बल का अनुभव करेगा क्या, एक बल का अनुभव करेगा जो विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय बल का। विद्युतीय बल कितना होता है, क्यूई के बराबर में, किसके दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र में भी यह गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो ये एक चुंबकीय बल भी अनुभव करेगा। कितने का, तो भाई क्यू इंटू वी क्रॉस बी का। अब इसकी दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय बल की दिशा तेरे को पता है, कैसे निकालना है, राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल से, ठीक ना, पाम रूल से निकालना है। क्या करना है, चार उंगली को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में, और इसको 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 हमको रखना है अंगूठा को क्या, फोर्स के दिशा में, वो चार्ज के मूवमेंट के दिशा में। तो पाल्म का जो डायरेक्शन बताएगा वो क्या बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन हम वैसे निकाल लेंगे, कुछ इनवर्ड आएगा, कुछ, ठीक ना, कुछ इनवर्ड आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा, तो इसमें नेट फोर्स कुछ ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा, रिजल्टेंट। और इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंज फोर्स, जो कितना होता है, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी के। आपसे अगर परीक्षा में पूछ दे कि लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं, ठीक ना, अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जब कोई आवेशित कण पर एक ही साथ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र भी आरोपित किया जाता है, तो वह एक चुंबकीय बल का भी अनुभव करता है और साथ ही साथ विद्युतीय बल का भी अनुभव करता है। तो इसी चुंबकीय बल और विद्युतीय बल के परिणामी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। कैसे निकाले, ये आपको दिख रहा है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, क्या नहीं होनी चाहिए, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, सिंपल सा बात है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लॉरेंज फोर्स का परिभाषा आपसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में खाली पूछेगा क्या कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये लगा देना है, ठीक ना, क्लियर है इतना। अब देखो कि अगर तुमसे कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र भी है, और उसमें आप बताइए कि आवेशित कण का गति कैसा होगा, आवेशित कण का गति कैसा होगा जब एक ही जगह पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, उसी जगह पर विद्युतीय क्षेत्र भी है, और आपसे कहा जाए कि इसमें कोई आवेशित कण है, तो इस आवेशित कण का आप गति बताइए कि गति कैसा होगा, ठीक है। तो गति कैसा होगा, तो इस गति को पढ़ने के लिए जो है तो आप ध्यान दीजिएगा, आगे आगे ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर मान लिया जाए, पहला केस हम लोग लेते हैं, पहला केस लेते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है कुछ ऐसा, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, जो भी कुछ इसी डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड बी भी जो है वो भी क्या है, कुछ इसी डायरेक्शन में है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों इसी डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, और इसमें किसी आवेशित कण प्लस क्यू को हम किसी इनिशियल वेलोसिटी v0 से फेंकें।
अगर हम किसी भी इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंके, v नॉट से, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई आवेश भाई साहब विद्युतीय क्षेत्र में जाएगा, तो तुम ध्यान देना, यहां पर हम लोग मोशन का दो डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। एक डायरेक्शन ये रहा x डायरेक्शन, और इसको मानेंगे क्या, y डायरेक्शन। क्लियर है बात है? अगर पार्टिकल में ऊपर जैसा कुछ मूवमेंट होगा तो y में कंसीडर करेंगे, नीचे जैसा कुछ कंसीडर होगा तो y में, और आगे पीछे होगा तो किसमें, x में। जरा सा हम लोग बात करें क्या विद्युतीय बल का। इस पर जो विद्युतीय बल लगेगा, ये विद्युतीय बल कितना लगेगा भाई, F इलेक्ट्रिक लगेगा कितने के बराबर में, Q इंटू ई के बराबर में। F इलेक्ट्रिक कितना लगता है, Q इंटू ई के बराबर में। किस दिशा में, तो जिस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र है उसी दिशा में। अगर मान लिया जाए कि इस चार्ज पार्टिकल का मास भी कितना है, m, तो आप F इलेक्ट्रिक इक्वल टू एम ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और एम ए आप कितना लिखेंगे, क्यू ई के बराबर में, और यहां से एक्सीलरेशन लिखेंगे कितना, क्यू ई बट्टा एम के बराबर। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि तुमसे पूछा जाए कि ये इसमें चलेगा कैसे, तो आप देखिए कि यहां पर जो विद्युतीय क्षेत्र है, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल लग रहा है विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, और इस बल के कारण इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रही है। इस बल के कारण इसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रही है, मतलब इसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। इसका वेग लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र क्या कहता है भाई, कि अगर तुम मेरे दिशा में चलो या मेरे विपरीत दिशा में चलो तो मैं तुम पर कोई बल नहीं लगाऊंगा। मतलब अगर बात किया जाए किस चीज का, यहां पर चुंबकीय बल का, अगर बात किया जाए किस चीज का, चुंबकीय बल का, तो चुंबकीय बल में तुम देखो कि थीटा बराबर या तो 0 डिग्री रहे या तो 180 डिग्री रहे। यही केस बन रही है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये वेग कितना बना रहा है, वेग बना रहा है कितना, 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब इस पर जो एफ मैग्नेटिक लगेगा, ये एफ मैग्नेटिक कितना लगेगा, 0। मतलब इस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर ये विद्युतीय क्षेत्र यहां नहीं रहता, तो कल पढ़े थे हम लोग कि ये नियत वेग v नॉट से सीधी रेखा पे चलता रहता। तो अब कह रहा है कि भाई इस पर जो है सो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है एफ इलेक्ट्रिक, किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इसके एक्स डायरेक्शन में हमको इसका वेलोसिटी लिखना हो, तो वेलोसिटी लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे तो सब जगह एक्स में कंसीडर करेंगे। अब देखो कि vx हमको नहीं पता, हमको vx का इक्वेशन लिखना है। ux इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग होता है, जो कितना था, v नॉट के बराबर में। तो vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, v नॉट प्लस ax। ax हमको पता है कितना, qe बट्टा m। ax कितना है, qe बट्टा m के बराबर में, और इंटू t। आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर ग्राफ का बात करेंगे, अगर ग्राफ का बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का, तो अगर मान लो कि v नॉट बराबर 0 हो जाए, अगर v नॉट बराबर 0 हो जाए, कभी ऐसा भी हो कि रेस्ट से ही ये चलना शुरू करे, तो रेस्ट से चलना जब शुरू करेगा, तो रेस्ट से जब चलना शुरू करेगा, तो रेस्ट से चलना शुरू करेगा, तो जब टाइम 0 तो वेलोसिटी भी 0, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है ना, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर t स्क्वायर होता तो पैराबोला में जाता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये ग्राफ केवल तभी सही है भैया जब v नॉट कितना हो जाए, 0। लेकिन अगर v नॉट 0 नहीं होगा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से ही एंटर किया, तो 5 मीटर पर सेकंड से एंटर किया तो भी यही होगा, बस इस बार 0 से शुरू नहीं होगा, इस बार ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कब की होगी, जब v नॉट 0 के बराबर में नहीं हो तब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र भी रहे, तो चुंबकीय क्षेत्र इसको एक समान वेग से जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है, कोई बल लगा नहीं रहा है। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र इस आवेश पर एक बल लगा रहा है, जिस बल के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो रही है, और ये त्वरण विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में ही है, तो इसके दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सीधी रेखा पे ही चलेगी, लेकिन एक समान वेग से नहीं चलेगी, इतने त्वरण के साथ चलेगी। और जब इतने त्वरण के साथ चलेगी तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, vx इक्वल टू v नॉट प्लस क्यू बाई एम इंटू टी। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है इतनी बातें समझ में?
अब देखो कि अगर अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग क्या करें कि अच्छा इसमें कण का गति कैसा रहा, तो कण का गति रहा क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में रहा, लेकिन त्वरित वेग से, लगातार या तो वेग बढ़ेगा या तो अगर उल्टा दिशा में रहेगा तो घट भी सकता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन रहेगा तो घटे भाई। क्यों कि अगर ये चार्ज हम माइनस ले लेते तो ये माइनस क्यू ही होता, एक्सीलरेशन नेगेटिव होता, और नेगेटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है, लगातार वेग घटता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि थोड़ा सा हम बात को और बढ़ाते हैं क्या आगे, बात को आगे बढ़ाते हैं क्या कि अब की बार हम जो है, तो अब की बार हम क्या करते हैं कि जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है और जो तुम्हारा विद्युतीय क्षेत्र है, हम इस दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र को छोड़ो, एक ही दिशा में लो, और आवेश को इस बार हम इसी दिशा में नहीं फेंकेंगे, आवेश इस बार कैसे जाएगा, लंबवत जाएगा, V नॉट। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या, B, ये दोनों एक ही दिशा में है, लेकिन इस बार इस पर जो हम आवेश Q नॉट फेंकेंगे, आवेश प्लस Q को जो हम इस बार वेग देंगे, ये वेग देंगे Y के दिशा में। बात समझ में आ रही है? ये V नॉट जो मैंने वेग दिया है वो किस दिशा में दिया है, Y के दिशा में। आप फिर से ये मान के चलें कि ये X डायरेक्शन है और ये कौन सा डायरेक्शन है, Y डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि इस आवेश Q पर, इस आवेश Q पर अगर हम लोग बात करें F इलेक्ट्रिक का, बात करें किस चीज का, F इलेक्ट्रिक का, तो ये F इलेक्ट्रिक कितना लगेगा, F इलेक्ट्रिक लगेगा Q इंटू E के बराबर में ही, किस दिशा में, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर अगर इसका मास तुम मान लो कितना, M, तो कितना लिखोगे, MA इक्वल टू कितना लिखोगे, QE बाई कितना, M, ठीक ना, मास कितना QE लिखोगे। अब यहां से अगर एक्सीलरेशन लिखना है तो ये कितना लिखोगे, QE बट्टा M, लेकिन ध्यान देना कि ये बल लगेगा किस दिशा में, F इलेक्ट्रिक जो इस पर लगने वाला है, ये F इलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में ही लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इस पर फोर्स भी किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ये त्वरण भी जो होगा, ये फोर्स है किस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, तो इस पर जो F इलेक्ट्रिक लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें त्वरण भी जो होगा वो किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, कोई त्वरण नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम लोग F मैग्नेटिक का बात करें, मैग्नेटिक फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पे कितना, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर में, थीटा 90 डिग्री है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और चार्ज आ रहा है ऐसे, थीटा कितने का, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। अब देखो कि इस पे ये फोर्स लग रहा है, लेकिन कल का क्लास याद करो कि ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, ये आवेश क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा, वृत्तीय पथ पे घुमाएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में इसमें त्वरण भी है, एक्स डायरेक्शन में इसमें त्वरण भी है, तो एक्स डायरेक्शन में अब ये एक समान वेग से नहीं जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसको गोल गोल घुमाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको गोल गोल घुमाएगा, लेकिन अब की बार इसके फेरे की दूरी हमेशा क्या होती जाएगी, अगर इसको x1 बोलोगे तो ये x2 होगा, और हर बार ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों कि जब नियत वेग से आगे चल रहा था तो बराबर बराबर फेरे पे ये घूम रहा था, हेलिकल पाथ, लेकिन अब की बार इसमें x में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है, तो त्वरण हो रहा है तो लगातार इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मान लो पहले कम था तो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा, अगले सर्किल में डिस्टेंस अधिक कवर करेगा, क्यों कि वेग बढ़ जाएगा त्वरण के कारण, फिर अगले में क्या होगा, और वेग बढ़ जाएगा त्वरण के कारण। इस प्रकार से ये क्या करेगा कि हेलिकल पाथ पे ही मूव करेगा, जिसका रेडियस भी हमेशा एक ही जैसा होगा, हेलिकल पाथ पे ही मूव करेगा जिसका रेडियस भी हमेशा एक जैसा ही होगा, लेकिन हेलिकल पाथ पे ही मूव करेगा, हमेशा रेडियस एक जैसा ही होगा, लेकिन अब की बार भैया ये जो है, ये जो सर्कल बन रहा है ना, इस दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर इसको बोलिएगा x1, ये x2, ये x3, तो ये सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और आप ध्यान से देखिएगा तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ रहा है लगातार त्वरण के कारण, स्पीड बढ़ेगा तो दूरी भी क्या तय करेगा, बढ़ेगा, तो दूरी तय करेगा तो x3 बड़ा होगा कि x2 बड़ा होगा कि x1 बड़ा होगा, x3 बड़ा होगा और x1 क्या होगा सबसे, ये दूसरा केस था, है ना। दूसरा केस क्या, पहला केस में आपको क्या बताया कि पहला केस में मैं बताया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हो
और आवेश भी इसी दिशा में चले, तो एक्स के दिशा में इसमें क्या होना है, त्वरण होना है। एक्स के दिशा में त्वरण होना है, तो यहां से गति का समीकरण अगर हम लोग बात करेंगे तो गति की समीकरण वी एक्स इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी के बराबर में होगा। ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन अब की बार क्या किया कि ये आवेश इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करवा दिए। तो जब लंबवत प्रवेश करवा दिए तो भाई साहब विद्युतीय बल हमेशा ही लगेगा किस दिशा में, विद्युतीय क्षेत्र के। तो एफ इलेक्ट्रिक विद्युतीय बल इस पे हमेशा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में लगेगा। कितने के बराबर में, क्यू ई के। यहां से हम लोग त्वरण निकाल लिए कितना, इतना, एक्स डायरेक्शन में। यहां पर तुम ध्यान से देखना कि एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो यू वाई जो है ये है तुम्हारा वी नॉट, और यू एक्स कितना है, 0। एक्स में ये कोई मोशन नहीं कर रहा है पार्टिकल। तो अगर यहां से हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स के जगह पर कितना, 0 इंटू 0 यू प्लस ए टी लिखते हैं ना, यू प्लस एक्सीलरेशन कितना है एक्स में, क्यू ई अपॉन कितना, एम इंटू टी। ये हो जाएगा इक्वेशन, यानी कि वी एक्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब तुम ध्यान से देखो यहां से कि एक्स डायरेक्शन में इसका वेग जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वेग बढ़ता जाएगा तो तय की गई दूरी भी हर चक्कर में क्या होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करेगा कि वृत्तीय पथ पर घुमाएगा। तो यहां बल लगेगा तो ये त्वरण होगा, लेकिन ये त्वरण क्या करेगा, ये बल इसको क्या करेगा, ये बल तो अभिकेंद्रीय बल होता है। ये बल कैसा बल हो जाता है, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल इसको क्या करेगा, इसको करेगा क्या, तो ये वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, इसको घुमाएगा। वृत्तीय पथ पर क्या करेगा, इसको घुमाएगा। और वृत्तीय पथ पर घुमाने का मतलब कि चुंबकीय बल इसको वृत्तीय पथ पे घुमा रहा है, लेकिन विद्युतीय बल इसको आगे के तरफ वेग बढ़ा रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ेगा तो दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। फाइनली क्या होगा कि ये हेलिकल पाथ पे ही चलेगा, लेकिन एक समान हेलिकल पाथ नहीं रहेगा। किसी के बीच की दूरी जो है तो कम, अगले की ज्यादा, अगले की और ज्यादा, और इस प्रकार से लगातार कहानी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो हम लोगों को पढ़ना है किताब में भी, वो है क्या कि यदि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और आवेश की गति तीनों ही क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए। ये तीनों ही क्या हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए। ये केस सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखिए ये केस कैसा बनेगा, जो तीसरा केस है क्या कि यदि चुंबकीय क्षेत्र बी, विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई तथा वेग वेक्टर वी नॉट एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। एक दूसरे के लंबवत जब होगा तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर बी है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर ई के। जो वेक्टर बी है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर वी के। और जो वेक्टर ई है ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके, वेक्टर वी के। ये तीनों चीज। अब देखो ये सिचुएशन कैसा बन रहा है, जो ये सिचुएशन कैसा बनेगा, जो तुम देखो ध्यान से कि इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको बनाना है एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युतीय क्षेत्र, जो दोनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अब ध्यान देना मैं कैसा बना रहा हूं, जो ये मान लीजिए क्या कि यहां पर हम लोग 2 अनंत लंबाई का धातु का चालक रखें। कितने लंबाई का, अनंत लंबाई का। आपको याद हो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र बना करके हम लोग 2 प्लेट रखते थे इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो, इसके लंबाई के रिस्पेक्ट में इसके बीच की दूरी क्या हो, बहुत कम हो। तो जो अगर मान लो कि इस पे हम लोग रख लें ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग क्या करें ऊपर वाले पे रख लें पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पे हम लोग क्या करें, रख दें इक्वल नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं, एक विद्युतीय क्षेत्र बनेगा इस दोनों के दिशा में, जो विद्युतीय क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के
पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के मिलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के मिलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के मिलेगा। ये जो है, ये जो है, ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है इसके बीच में, ठीक ना। ये जो है ये क्या है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र है जो इसके बीच में है। बात समझ में आ रहा है। विद्युतीय क्षेत्र अपना बन गया। चुंबकीय क्षेत्र जो अपन को बनाना है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो बनाना है, ये चुंबकीय क्षेत्र रखना है क्या, इसके लंबवत। तो तुम ध्यान देना, विद्युतीय क्षेत्र ऊपर से नीचे आ रही है। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा क्रॉस बना लूं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है अंदर के तरफ। चुंबकीय क्षेत्र कैसा जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है अंदर के तरफ। तो भाई ये बताओ कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। ये है भाई अपना विद्युतीय क्षेत्र ई, ये है क्रॉस वाला अपना चुंबकीय क्षेत्र क्या, बी। अब ध्यान देना कि इस पे मैं एक आवेश को गतिमान करता हूं। जो आवेश है ये रहा तुम्हारा प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू को मैं इस दिशा में फेंका v नॉट वेग से, या किसी भी वेग v से मैं फेंका क्या, v वेग से। अब ध्यान देना कि चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा नीचे की तरफ है, विद्युतीय क्षेत्र तुम्हारा अंदर की तरफ है, और आवेश जा रहा है ऐसे। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए कि नहीं। यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर, विद्युतीय क्षेत्र नीचे, और आवेश जा रहा है ऐसे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि आपके पास 3 डायमेंशनल चीजें हो रही है। अगर बात करें जेड एक्सिस में तो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आप बात करें वाई एक्सिस में तो विद्युतीय क्षेत्र है, अगर आप बात करें एक्स एक्सिस में तो वेग है। तो यहां पर देखो, जो हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन का एनालिसिस करेंगे उसमें ये होगा एक्स, ऐसा रहेगा कुछ वाई, और यहां से अंदर की तरफ है क्या, कुछ जेड, घर का ये वाला कोना, ठीक ना। ये एक्स वाई और पीछे जेड। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि, अब ध्यान दीजिएगा ये कि यहां पर इस गति के बारे में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। तो हम सिंपल सा बात जानते हैं क्या, कि इस पर जो सबसे पहला बल लगेगा विद्युतीय क्षेत्र के कारण, वो विद्युतीय बल लगेगा। और विद्युतीय बल जो अगर हम लोग बात करें एफ इलेक्ट्रिक का, अगर बात करें एफ इलेक्ट्रिक का, तो एफ इलेक्ट्रिक कितने के बराबर में लगता है, किस दिशा में, तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा उसी दिशा में, जिस दिशा में विद्युतीय क्षेत्र होगा उसी दिशा में विद्युतीय बल लगेगा। तो यहां से विद्युतीय बल किस दिशा में लगेगा भाई, यहां से विद्युतीय बल लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र का दिशा है नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पर जो एफ इलेक्ट्रिक लगेगा ये भी किधर, नीचे की तरफ। अब इस पर दूसरा बल जो आरोपित होगा, दूसरा बल आरोपित होगा कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल कितना लगेगा, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर में। चुंबकीय बल लगेगा कितना, क्यू भी बी साइन, और थीटा कितना, चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ और आवेश जारी है ऐसे। इस दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री। मतलब ये एफ मैग्नेटिक जो हो जाएगा, ये एफ मैग्नेटिक जो हो जाएगा किसके बराबर में, क्यू भी बी के बराबर में। साइन 90 का वैल्यू कितना, डायरेक्शन का बात करो जरा सा। तो देखो डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है। डायरेक्शन के बारे में हम लोग लगाएंगे राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है कि हाथ के 4 उंगली को रखिए चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, और अंगूठा को रखिए आवेश के गति के दिशा में। देखो 4 उंगली मेरा अंदर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, अंगूठा जा रहा है आवेश के गति के दिशा में, बल किधर लगेगा, ऊपर के तरफ। तो बल जब लगेगा ऊपर के तरफ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है किधर, ऊपर के तरफ। अब जरा सा इस आवेश को बाहर करके देख लेते हैं कौन कौन सा बल लग रहा है इस पर। तो 3 बल, एक तो इस वेग से ये जा रहा है नियत वेग से आगे, दूसरी चीज इस पर एक विद्युतीय बल लग रहा है जो नीचे की तरफ, और एक चुंबकीय बल लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ। मतलब अगर हम लोग कहें क्या कि ये आवेश है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू का वेग है इधर, इस पर विद्युतीय बल लग रहा है इधर एफ इलेक्ट्रिक, और इस पर एफ मैग्नेटिक लग रहा है किधर, ऊपर के तरफ। इस पर एफ मैग्नेटिक किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तीनों ही एक दूसरे के लंबवत है। तीनों का बात छोड़िए, एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो, दोनों में हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, बराबर। क्या बोलो,
हाँ, गोल नचाएगा। बल का बात करिए खाली, बल एट ए पार्टिकुलर टाइम किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। एक पार्टिकुलर टाइम पे हम बात कर रहे हैं, उसके मोशन का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी फोर्स का बात कर रहे हैं। इस फोर्स के कारण ये इसको सर्कुलर पाथ पे ले जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये सर्कुलर पे ले जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इसका विरोध करेगा, तो सर्कल पे इसको घूमने देगा? नहीं घूमने देगा सर्कल पे। बात समझ में आ रहा है? अगर खाली चुंबकीय क्षेत्र लगता तो वेग और बल एक दूसरे के लंबवत होता, ये वृत्तीय पथ पे घूमता, लेकिन ये विद्युतीय बल भी तो इसका विरोध कर रहा है चुंबकीय का, तो ये कहेगा कि हम घुमाएंगे, ये कहेगा हम अपने वृत्त पे घुमाएंगे। मिला जुला के मोशन क्या होगा जो अभी देखेंगे। पहले इतना बात जानो कि फोर्स इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ, मैग्नेटिक ऊपर की तरफ, और वेग ऐसे होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए कि यहां से हम लोग 3 केस स्टडी करेंगे। क्या कि यदि मैग्नेटिक बड़ा हो जाए, इलेक्ट्रिक छोटा हो जाए, यदि इलेक्ट्रिक बड़ा हो जाए, मैग्नेटिक छोटा हो जाए, और तीसरा कि यदि क्या हो जाए, दोनों बराबर। मैं अभी तक आपको क्या बोला, कि अभी तक बोला कि भाई साहब एक ऐसा कंडीशन, सबसे पॉपुलर कंडीशन, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और वेग तीनों ही क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। तो विद्युतीय क्षेत्र बनाने के लिए मैंने क्या किया कि धातु का 2 प्लेट लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज रख लिया। विद्युतीय क्षेत्र कैसा बनेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये एरो वाला। मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा कंसीडर किया? क्रॉस इनवर्ड, है ना। और मैं वेग इसमें क्या रखा? ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, विद्युतीय क्षेत्र है ऐसे, और वेग है इसके लंबवत। 3 डायमेंशनल बातें हो रही है। अब देखना ध्यान से कि अब इसमें देखिए कि विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में विद्युतीय बल लगेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र है नीचे की तरफ, तो विद्युतीय बल भी नीचे की तरफ कितना? QE के बराबर में। और चुंबकीय बल जो इस पर लगेगा, ये लगेगा कितना? QV sin थीटा के बराबर में। थीटा का मान है कितना? 90 डिग्री। क्यों? कि चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर की तरफ और आवेश गति कर रहा है इसके लंबवत। थीटा कितना? 90 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो QV के बराबर में। और अगर हम लोग इसके दिशा का बात करें तो किसका? राइट हैंड पाल्म रूल का यूज किए। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है कि हाथ के 4 उंगली को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखिए, और अंगूठा जाए किस दिशा में? अंगूठा जाए धन आवेश के गति के दिशा में। तो जो आपके हथेली का दिशा होगा वही क्या बताएगा? चुंबकीय बल की दिशा। तो हथेली की दिशा किधर आ रही है? मतलब चुंबकीय बल किधर लगेगा? कितना लगेगा? QVB के बराबर में। और विद्युतीय बल लगेगा कितना? QE के बराबर में। मतलब ओवरऑल इस आवेश को अगर हम यहां पर देखें तो इस क्षेत्र में इसमें 3 चीज काम कर रहा है। एक F इलेक्ट्रिक नीचे की तरफ, एक F मैग्नेटिक ऊपर की तरफ, और एक वेग जो इसको आगे की तरफ ले जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि यहां से इस पर हम लोगों को बात करना है 3 केस के बारे में। तो जिसमें पहला केस होगा कि यदि F मैग्नेटिक जो है वो बड़ा हो जाए और F इलेक्ट्रिक क्या हो जाए? छोटा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? यदि F मैग्नेटिक क्या हो जाए? बड़ा, और F इलेक्ट्रिक क्या हो जाए? छोटा। ध्यान देना कि F मैग्नेटिक लग रहा है किधर की तरफ भैया? ऊपर की तरफ। और इस आवेश पर F इलेक्ट्रिक लग रहा है किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और ये वेग किधर की तरफ? सामने। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इस दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, बड़े वाले में से क्या करोगे? छोटे वाले को घटाओगे। डायरेक्शन किधर रहेगा? बड़े वाले की तरफ। मतलब इसी डायग्राम को अगर आप बनाएं तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, F मैग्नेटिक माइनस F इलेक्ट्रिक के बराबर में। F मैग्नेटिक माइनस F इलेक्ट्रिक के बराबर में, और इसका वेग होगा किधर? V वेलोसिटी से आगे। ये है आपका आवेश। यही कहानी होगी। अब देखिए कि अगर कोई आदमी आगे जाना चाहे और उस पर एक बल ऊपर की तरफ भी लगे तो इसका जो एक्चुअल पाथ होगा, इसका जो वास्तविक पाथ होगा, ये सीधे जा पाएगा क्या? ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा कि नहीं? तो ये चाह रहा था सर्कल पे घुमाना, लेकिन ये विद्युतीय बल कह रहा था क्या कि भाई नीचे की तरफ भी आओ। तो ये पूरा सर्कल इसको कंप्लीट नहीं किया, इसको पैराबोलिक बना दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको क्या किया? पैराबोलिक बना दिया। तो पहला केस ये हुआ कि ये कैसे कि अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाएगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अच्छा ये देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है सो लंबवत ही लग रहा है वेग के, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहां पर चाहेगा वृत्त पे घुमाना, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। मैग्नेटिक फोर्स जब इसका विरोध करेगा तो ये कहानी दूसरे केस में देखेंगे। मतलब कि यदि F मैग्नेटिक बड़ा हो गया F इलेक्ट्रिक से तो क्या हुआ कि जो कण है कण पर वलयाकार
पर वलयाकार किधर, ऊपर की ओर, ठीक ना, पथ पर गतिमान हो गया। क्या हुआ, पथ पर गतिमान हो गया। क्यों हो गया भाई, क्यों होगा, तो इस पर जो है सो वेग तो कांस्टेंट आगे की तरफ ले जाना चाह रही है, लेकिन कुल बल किधर ले जा रहा है इसको, तो ये कैसा जाएगा, अपवार्ड ओपनिंग पर बलाई पर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा केस देखिए कि दूसरा केस में क्या हो कि यदि इस बार क्या हो कि एफ इलेक्ट्रिक ही बड़ा हो जाए और एफ मैग्नेटिक जो है ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो देखो कि कण पर 3 बल लग रहा था, ऊपर की तरफ एफ मैग्नेटिक लग रहा था और नीचे की तरफ क्या लग रहा था, एफ इलेक्ट्रिक, और वेग किधर से जा रहा था, भी। अगर इस पर नेट बल का आप बात करें तो नीचे वाला ज्यादा है, नीचे की तरफ लगेगा। तो नेट बल जब इस पर नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा नीचे की तरफ, एफ इलेक्ट्रिक माइनस एफ कितना, मैग्नेटिक। बात समझ में आ रहा है, एफ इलेक्ट्रिक माइनस एफ मैग्नेटिक, और वेग इसका कैसा। अब देखो कि इस पर नेट बल लग रहा है नीचे की तरफ और वेग इसको चाह रहा है आगे की तरफ ले जाना। मतलब कि इसका जो वास्तविक गति दिखेगा, ये वास्तविक गति दिखेगा कैसे, ऐसे। इसका वास्तविक गति कैसे दिखेगा, ऐसे। ये क्या है, तो ये भी परवलयाकार पथ ही है, पैराबोलिकल पाथ ही है, लेकिन ये डाउनवर्ड ओपनिंग है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है, तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है क्या, देखो तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग केस है, ये केस कहता है कि यदि यदि एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक ये तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक ये दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो आप देखिएगा कि ये है आपका आवेशित कण प्लस क्यू, इस पर एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है इधर की तरफ और एफ मैग्नेटिक लग रहा था ऊपर, है ना। एफ मैग्नेटिक लग रहा है किधर, ऊपर की तरफ, और एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है किधर, नीचे की तरफ। वेग किधर, आगे की तरफ, है ना। मतलब ये कि भाई साहब अगर हम यहां पर एफ मैग्नेटिक का बात करें या एफ इलेक्ट्रिक का बात करें, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों बराबर है और विपरीत दिशा में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन 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 कण क्या होगा, ये कण इसी रास्ते पर सीधे क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाए, है ना। यहां पर क्या होगा, तो एफ इलेक्ट्रिक, तो एफ नेट का मान जो है, एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, एफ नेट का मान हो जाएगा 0 और क्या होगा, और कण जो है, और कण जो है क्या होगा, सरल रेखा पर गतिमान हो जाएगा। सरल रेखा पर गतिमान रहेगा, किससे, गतिमान रहेगा किससे, तो गतिमान रहेगा भाई नियत वेग से। कितने वेग से, कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो नियत वेग से क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। अब नियत वेग से जब गतिमान रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नियत वेग से गतिमान रहेगा, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो एफ इलेक्ट्रिक होगा, जो एफ इलेक्ट्रिक होगा, ये एफ इलेक्ट्रिक किसके बराबर में होगा, एफ मैग्नेटिक के बराबर में। एफ इलेक्ट्रिक हम लोग कितना निकाले हैं, क्यू ई के बराबर में, और एफ मैग्नेटिक कितना निकाले हैं, क्यू भी बी के बराबर में, है ना। ध्यान से देखिए कि यहां से जो है Q से Q कैंसिल होगा, बचेगा कितना आपका, E बराबर बचेगा कितना, भी बी, और यहां से देखिएगा तो V इक्वल टू जो बचेगा वो कितना बचेगा, E बट्टा बी। और यही V को जो है, इसी V बराबर E बट्टा बी में, इसी V बराबर E बट्टा बी में जो है, V बराबर E बट्टा बी में, इस V को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेग चयनकर्ता। अब देखो कि इसका काम क्या है, वेग चयनकर्ता। तुम ध्यान देना कि वेग ऐसा कि एक चीज देखो कि यहां पर विद्युतीय बल जो है, तो विद्युतीय बल वेग पर निर्भर नहीं कर रही, लेकिन चुंबकीय बल वेग पर निर्भर कर रही है। तो कुछ वेग ही, ये Q फिक्स है और ये B फिक्स है। अगर हम अलग अलग वेग से फेंकेंगे तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो किसी एक वेग से हम फेंके तो ऐसा हो कि चुंबकीय बल इस विद्युतीय बल से कम हो जाए,
किसी दूसरे वेग से हम फेंके तो चुंबकीय बल विद्युतीय बल से क्या हो, अधिक हो जाए। लेकिन एक पार्टिकुलर वेग ऐसा होगा जिस वेग से अगर हम फेंकेंगे तो चुंबकीय बल और विद्युतीय बल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक पार्टिकुलर वेग ऐसा होगा जिससे हम फेंकेंगे तो चुंबकीय बल और विद्युतीय बल जो है वो बराबर हो जाएगा। वो वेग कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात के बराबर में हो जाएगा। किसके बराबर में होगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर में हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेग चयन करता। अब देखिए कि ये वेग चयन करता का क्या काम है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि ये वेग चयन करता जो है, वेग चयन करता जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब ये वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या, तो एक ऐसा वेग जिस वेग पर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय बल और विद्युतीय बल का परिमाण क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। ठीक ना, एक ऐसा वेग है ये, ऐसा वेग जिस पर क्या हो, एफ मैग्नेटिक जो हो वो इक्वल टू हो जाए किसके, एफ इलेक्ट्रिक के। बात समझ में आ रहा है कि चुंबकीय बल क्या हो, विद्युतीय बल के बराबर हो जाए। अब ध्यान से देखना इसका काम क्या है। अगर इसको बोले परिभाषित करने के लिए तो यह जो है चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युतीय क्षेत्र तथा यह विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के रूप में, विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित है। विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के रूप में क्या है, ये परिभाषित है, अनुपात के रूप में परिभाषित है, रूप में परिभाषित है। अब देखो कि जब चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित है तो इसको हम लोग V नॉट से निरूपित करते हैं। और V नॉट बराबर क्या लिखेंगे, E बट्टा कितना, B। अब ध्यान देना कि जब V नॉट वेग से कोई कण चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कण किस रास्ते पर चलेगा, सीधी रेखा पर। अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा, अगर विद्युतीय क्षेत्र ज्यादा हुआ तो नीचे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर हुआ तो दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, सीधी रेखा पर निकलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई आवेश V नॉट वेग से गतिमान होता है, V नॉट वेग से गतिमान होता है, कहां पर, जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, गतिमान होता है, तो वह क्या करेगा, तो वह सीधे रास्ते पर निकल जाएगा, सीधे रास्ते पर निकल जाएगा और क्या होगा, अन्यथा क्या होगा कि अगर V नॉट से ज्यादा से गया तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय बल का मान बढ़ेगा, ऊपर निकलेगा, और V नॉट से कम गया तो नीचे निकलेगा। अन्यथा क्या करेगा ये, तो अन्यथा यह परवलयाकार पथ पर गतिमान होगा। ध्यान दीजिएगा, अन्यथा यह क्या करेगा, परवलयाकार पथ पर गतिमान होगा। अब देखो कि इसका उपयोग क्या है, एक लाइन में इसका उपयोग देखना ध्यान से कि भाई जब नाभिकीय संलयन होता है, नाभिक का विस्फोट होता है, तो बहुत सारे नाभिकों का निर्माण होता है, बहुत सारे आयनों का निर्माण होता है, और हर आयन अलग अलग वेग से निकलती है। कभी पटाखा जलाए हो, सेम ऐसे ही क्या होगा भाई, नाभिक भी निकलेगा। फुलझड़ी वाला जलाए हो ना, अनार वाला, तो ऐसे निकलता है। हर का वेग क्या है, अलग अलग है। कोई परवलयाकार ऐसे गया तो कोई परवलयाकार, लेकिन कोई एक सीधे भी जाता है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको कहे क्या, सुनिए ध्यान से, 2 मिनट, आपको कहा जाए क्या, ओए शांति से आकर के बैठ जाओ, नहीं तो बाहर रहो। सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं क्या बोला कि इसका उपयोग क्या है, ये देखिए।
तो इसका उपयोग है क्या भाई कि अगर मान लो कि ऐसा दिया हुआ है तुमको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र का एक कॉम्बिनेशन, इस पर है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसे लगा हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऐसा लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र कैसा बनेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र बनेगा भाई पॉजिटिव से लेकर के किधर, नेगेटिव की तरफ। अच्छा, ये विद्युतीय क्षेत्र बनाना मेरे अपने ऊपर में निर्भर करता है क्या, कि हम इस पर आवेश जितना अधिक रखेंगे क्षेत्र उतना मजबूत बनेगा, आवेश जितना कम रखेंगे क्षेत्र उतना। और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाना मेरे अपने हाथ में है कि हम कमजोर चुंबकीय क्षेत्र बनाए कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि तुमको कहेगा क्या कि यहां से बहुत सारे कण हैं जो अलग अलग वेग से आ रहे हैं, बहुत सारे कण हैं जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेग से आ रहे हैं, सब पर आवेश एक ही जैसा होगा करीब करीब, और सब अलग अलग वेग से आ रहा है। लेकिन हमको जरूरत है क्या कि एक विशिष्ट वेग वाले कणों को हम एक जगह छांट लें। तो पकड़ पकड़ के तो नहीं छांटेंगे, पकड़ पकड़ के छांटेंगे नहीं, तो देखेंगे कि हमको कितना वेग का छांटना है। मान लो कितना वेग का छांटना है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड वाले आवेशों को हमको क्या करना है, अलग करना है। तो V नॉट बराबर हम लोग क्या करेंगे, E बट्टा B करेंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र को इस अनुपात में सेट करेंगे कि V नॉट का मान कितना आ जाए। अब 5 वाला जितना भी होगा वो सारा सीधी रेखा पे आएगा, है ना। 5 से ज्यादा वाला होगा वो कैसे जाएगा ऊपर, 5 से कम वाला होगा वो कैसे जाएगा। हम यहां पर क्या करेंगे, एक कलेक्टर लगा लेंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम एक कलेक्टर लगा लेंगे। तो कलेक्टर पर 5 मीटर पर सेकंड से आने वाला सारा आवेश सीधी रेखा में जाएगा, कलेक्टर से टकरा के रुक जाएगा। लेकिन 5 से अधिक से जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर खत्म, और कम वाला क्या, नीचे। कलेक्टर का मतलब संग्राही, जहां पर संग्रहित होगा चार्ज। एक कोई सा मेटल का प्लेट लगा देंगे, उस पर आकर के सारा रुकता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका उपयोग क्या है। तो भाई कभी कभी क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में बहुत सारे आवेश उत्पन्न होंगे एक साथ, और सब अलग अलग वेग से भागता है। जैसे कभी बम फोड़ते हैं हम लोग, तो उसका हर पार्टिकल अलग अलग वेग से भागता है कि नहीं। तो ऐसे ही जब नाभिक में भी विखंडन होगा, जब नाभिक फटेगा तो सारे आवेश अलग अलग वेग से भागेंगे। अब हम चाह रहे हैं क्या कि हम एक पार्टिकुलर वेग को क्या करें, अपने तरफ जमा करें। तो हम क्या करेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र को इस अनुपात में सेट करेंगे कि उस वेग के बराबर में हो जाए, जिसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, है ना। अब देखिए कि जब वेलोसिटी सेलेक्टर के वेग से कोई भी कण आएगा तो सीधी रेखा पे चला जाएगा। इसको हम यहां पर क्या करेंगे, अगर इससे कम वेग से आया तो नीचे की तरफ चला जाएगा, अगर इससे अधिक वेग से आया तो इस तरह से हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये आज का लेक्चर था मैग्नेटिक फील्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं था, बोर्ड परीक्षा के लिए केवल एक लाइन था, क्या, लॉरेंज फोर्स। उससे ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए अगले दिन से हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि अगर दो आवेशित चालक हैं तो दोनों से अगर धारा प्रवाह हो रही है तो दोनों अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र निकालना सीख चुके हैं, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो कितने फोर्स से करेगा, ये निकालना हम लोगों को अगले दिन सीखना है। काफी आज के लिए, चलिए इतना पढ़ के आइएगा।